This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार उनका उच्चारण, उसके बाद ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरि, जो है पिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। संवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष संवाई फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक भी उपस्थित है, संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की क्लास की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। अगर और किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग संवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हिमृणी हैं, जिनकी वजह से इस थेरेपी को, एक्यूप्रेशर थेरेपी को और इस संस्थान को ये ऊंचाई और ये ख्याति प्राप्त मिली हुई। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और मुझे विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग अंतिम सोपान तक है, 1-2 और बाकी है क्लासेस। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं ट्रीटाइज 6 में गवर्निंग वेसल
मेरिडियन की, जो बहुत महत्वपूर्ण है और यांग मेरिडियन में कंट्रोलर के रूप में जानी जाती है। तो इसको वेसल के रूप में कहा गया है क्योंकि एनर्जी सिस्टम इसमें मेरिडियन की अपेक्षा अधिक होता है। तो उसी पर चर्चा के लिए मैं पुनः का स्वागत कर रहा हूँ और उन्हें इनवाइट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है सर। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर को नमन करते हुए क्लास में उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज की क्लास की शुरुआत करती हूँ। साथियों, आज का क्लास इम्पोर्टेंट इस लेवल पर है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, या चाइनीज हो या ईएवी हो या ईओवी हो, सब में गवर्निंग वेसल्स के चैप्टर्स हैं, गवर्निंग वेसल्स को बताया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही दो ये गवर्न करने वाला सीवी और जीवी, ये दोनों ही ऐसे मेरिडियन है, वेसल्स हैं जो पूरे बॉडी को गवर्न करते हैं, पूरे बॉडी के मेरिडियन पॉइंट सबको गवर्न करते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ईओवी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के डुओमो या गवर्निंग वेसल्स, डुओमो और गवर्निंग वेसल्स, इसको उस पर आज चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 6, ट्रेटाइज 6, चैप्टर नंबर 6 में आज हम इसकी चर्चा करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम डुओमो या गवर्निंग वेसल्स के बारे में दो चार लाइन जानते हैं। तो गवर्निंग वेसल्स का मतलब, ये वेसल्स का मतलब ही होता है लार्ज, ह्यूज, विशालकाय। कहीं भी अगर वेसल्स की अगर चर्चा होती है तो इससे ये समझ में आता है कि वो जो मेरिडियन या पाथवे ऑफ की है वो ह्यूज है, बड़ा है, विशालकाय है। इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा, जब हम पानी की बात करें, पानी का एग्जाम्पल से समझते हैं, तो पानी का सबसे जो लार्जेस्ट वेसल्स के उदाहरण के रूप में हम समुद्र को देखते हैं। अगर नदियों को हम मेरिडियन मानते हैं तो वहीं पर वेसल्स को हम समुद्र के रूप में मानते हैं। वैसे ही जब मानव शरीर में की के लार्जेस्ट रिजर्वायर के रूप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स को समझते हैं। और इसके अलावा अगर मेरिडियन को हम रिवर भी अगर मान लें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स को हम सी समझ सकते हैं, समुद्र मान सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि की हमेशा फ्लो करते रहता है, कभी वो रुकता नहीं है या बैक नहीं, पीछे नहीं होता, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहता है। और ऐसे में जब की अधिकता किसी मेरिडियन में अधिक हो जाती है तो वह एक्सेस एनर्जी रिजर्वायर ऑफ की यानी वेसल्स में चली जाती है। वो पीछे भी नहीं जाती है और कहीं रुक भी नहीं जाती है, वरन वो क्या करती है, आगे बढ़कर रिजर्वायर ऑफ की यानी वेसल्स में जाकर वहां कलेक्ट हो जाती है। जब हमारे शरीर में की के फ्लो के लिए मेरिडियन थे तो इस वेसल्स की जरूरत आखिर क्या थी? तो इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि वेसल्स मेन मेरिडियन में एक्सेस एनर्जी हो, एनर्जी को जब उनसे जब मेन मेरिडियन को जब एनर्जी की जरूरत होती है, अगर मान लो किसी बीमारी में अचानक कोई बीमारी शॉक लगा या कुछ ऐसे हुआ जिसमें कि एनर्जी मेरिडियन में एनर्जी की कमी हो गई, तो ऐसे केस में इमरजेंसी कंडीशन अगर हो जाती है तो ऐसे केस में ऑर्गन को या एनर्जी पाथवे को मेन मेरिडियन में ऊर्जा की कमी हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल से उस कंडीशन में उस ऑर्गन को मेन मेरिडियन में की कमी को पूरा किया जाता है। वह रिजर्वायर या वेसल्स क्या है, उससे की कमी को उसमें प्रोवाइड कराता है। और ह्यूमन बॉडी में सभी ऑर्गन तथा सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली काम करते हैं। ऐसे में अगर इनमें से किसी कहीं भी रुकावट आ जाती है तो मानव में की क्वालिटी और क्वांटिटी प्रभावित होता है। की क्वालिटी और क्वांटिटी प्रभावित होता है और ऐसे में की को मेनली हम दो तरह से ही बैलेंस करते हैं। पहला बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट और दूसरा एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के थ्रू उसको हम बैलेंस करते हैं। आज इन्हीं 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में से एक है डूमो या गवर्निंग वेसल्स, जिस पर कि आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि ईओवी में जब भी किसी पॉइंट के वेसल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं तो उसमें एक होता है उसका मास्टर पॉइंट होता है और दूसरा होता है उसमें उसका कपल पॉइंट होता है। इन्हीं दो पॉइंट्स की मदद से हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो आइए अब हम अपने बुक में इस चीज को देखते हैं। ये ईओवी का इम्पोर्टेंस को जानने के लिए हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि 2 पॉइंट लगाकर पूरे शरीर के वेसल्स को कवर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पावर होता है, की होता है, जिसकी वजह से किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए ये 2 पॉइंट ही इफेक्टिव होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको हमें 7-8 घंटे या 10-12 घंटे लगाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि 4 घंटे भी अगर सही ढंग से सही लोकेशन पर लगा ले तो वह किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए सफिशियंट है। तो आइए हम देखते हैं डूमो या गवर्निंग वेसल्स।
इसका इसमें जैसे कि मैंने बताया 2 पॉइंट, एक मास्टर पॉइंट होता है और एक उसका कपल पॉइंट होता है। तो डू मो में इसमें गवर्निंग वेसल्स में वैसे तो 28 पॉइंट्स होते हैं गवर्निंग वेसल्स में, लेकिन उसका मास्टर पॉइंट है ईओबी के अकॉर्डिंग, मास्टर पॉइंट है SI3 और कपल पॉइंट है UB62। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वह है GB1, या तो GB1 से शुरू होगा या CB1 से होगा। और यह पास करता है पासेस थ्रू GB1 टू GB28। GB1 जब जानते हैं कि हमारे नीचे ये हमारे स्पाइन के जस्ट एकदम पूरे लोएस्ट पोर्शन में स्पाइन के नीचे होता है, और GB28 जो हमारे वो आगे बढ़ते हुए GB1 से बढ़ते हुए आगे हमारे ऊपर सर के पीछे वाले बैक साइड से होते हुए हमारे फ्रंट में आकर के लिप्स के अंदर हमारे मुंह के अंदर जाकर GB28 पर फिनिश होता है। और यह पासेस थ्रू, यह जब ये पास करता है वह UB12 को 12 के थ्रू पास होता है। और लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, ये डू मो का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है GB1, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में है मेल के लिए SI3 टोन करेंगे लेफ्ट में, मेल के लिए लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट में लगाएंगे मास्टर पॉइंट लेफ्ट में, और उसका कपल पॉइंट राइट में लगाएंगे और उसको सेडेट करेंगे। और DU3 इसको हम बैलेंसिंग पोजीशन में रखेंगे, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। और उसके बाद फिर दूसरा है पॉइंट मेल के लिए ही, K3 को हम टोन करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों में ही, और UB23 को हम लेफ्ट हो या राइट हो टोन करेंगे। और सबसे पहले हम जब निकालेंगे अप्लाई करेंगे करते समय मास्टर पॉइंट को पहले लगाएंगे और उसके बाद कपल पॉइंट को लगाएंगे। और निकालने के टाइम में सबसे पहले हम कपल पॉइंट जिसको कि हमने सेलेक्ट किया था उसको निकालेंगे, उसके बाद फिर हम मास्टर पॉइंट को निकालेंगे। और उसके बाद आगे है फीमेल में इस प्रोटोकॉल को कैसे लगाएंगे। इसमें है सबसे पहले मास्टर पॉइंट को राइट साइड में, फीमेल के राइट साइड में मास्टर पॉइंट को SI3 को टोन करेंगे और UB62 को हम लेफ्ट साइड में सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा LU7 लेफ्ट साइड में टोन करेंगे और K6 राइट साइड में इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और DU3 को हम बैलेंसिंग मोड में रखेंगे, सीड के थ्रू बैलेंस करेंगे, लेफ्ट हो या राइट साइड उसमें हम बैलेंस करेंगे। इसके बाद है एरिया ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस्ड, वह बॉडी का वह एरिया जिसमें इन्फ्लुएंस होता है वह है जिसमें इसका असर दिखता है, वह है स्पाइन, बैक ऑफ नेक, बैक ऑफ हेड, आईज एंड ब्रेन एंड बैक ऑफ लेग। बैक साइड से चूंकि जीवी मेरिडियन हमारे बैक साइड से आती है, पूरे बैक साइड को कवर करती है, इसलिए जनरली इसमें स्पाइन, बैक नेक, बैक हेड एंड बैक। यस मैम। इसमें मैडम हमने अपने जो CV वाला भी लिया हुआ है, तो वो फीमेल में वो दोनों लेना है, ऐसा होगा? यस सर, इसमें है ना CV वाला K6 जो है वो जनरली रेनमो का है ना, दोनों रेनमो का। यस सर, इसमें रेनमो का है, इसमें यहाँ पर इसको भी यहाँ ऐड कर, ये रेनमो का है सर। अच्छा, थैंक यू। ये बताया है कि लेफ्ट दोनों की प्रोटोकॉल CV और GB का बताया है। अगर फीमेल में आप लेते हो तो आप इस तरह से इसको ट्रीट करेंगे, दोनों लेना है वैसे ये रेनमो का है। बट यहाँ पे जब देते हैं GB में तो दोनों देना है। हाँ नहीं GB में दोनों देना है ऐसा नहीं है सर, मुझे ऐसा है ना, इसमें GB के लिए तो आप देंगे SI3 टोन फीमेल में और UB62 सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ उसने मेंशन कर दिया है, सर ने यहाँ लिख दिया है कि अगर CV का भी होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने लियो कनेक्टिंग पॉइंट देखा है ना GB1, तो इसमें हम CV1 को भी अगर CV का लियो कनेक्टिंग पॉइंट लिख सकते थे ऐसे करने। इसी तरह से यहाँ पर रेनमो का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र कर दिया है कि LU7 टोन और K6 सेलेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है सर। मेल में K3 वाला जो पॉइंट है UB23 किडनी के संबंध में है, और फीमेल में जो है वो ब्लड डिफिशियंसी की वजह से उसने दे दिया है, बल्कि रेनबो टोटल नहीं दिया हुआ, रेनबो को जस्ट उल्टा दिया है। वहाँ LU7 राइट में होता ना? हाँ सर, हाँ लेडीज में राइट, LU7 राइट में होता है, उल्टा है। और K6 देखिए ये दिया वो मेल वाला वही कंसेप्ट दिया हुआ है, लेकिन LU7 लेफ्ट में टोन किया है, K6 राइट में सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रोटोकॉल है, लेकिन कोशिश वही किया हुआ है, ब्लड डिफिशियंसी की बेसिस पर इधर किया हुआ है। और मेल की में किडनी का देखिए K3 टोन है और UB23 टोन है, लेफ्ट एंड राइट दोनों में। और DU3 ये बहुत लगाइए, DU3 जो है GB
GV3 पॉइंट है। यस सर, ठीक है। इसके बाद है, इसको लगा कर देखिए, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है या जिन लोग जो पेशेंट आपके आते हैं, ये प्रोटोकॉल करके देखिए, आपको फर्क दूसरे दिन बताएगा। सर इसमें ये जोड़ना चाहूंगी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के केस में ये बहुत इफेक्टिव है सर, ये तो मैंने भी देखा है सर। करिए। ठीक है सर। फिर इसमें अगला है हमारे पास एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइनल फंक्शन। इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी आता है, जहां से कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जब रिलीज होने वाले हार्मोन को यह बैलेंस करता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन और ADH। फिर इसका पाथवे है इसका एक सेकंड, ये देखो मैडम, इसमें बता दो एरिया ऑफ बॉडी इन्फ्लुएंस स्पाइन, ये बताइए पूरा बढ़िया से। इसमें जो है देखिए, सुन लीजिए इसको बहुत बढ़िया। स्पाइन, बैक ऑफ नेक, बैक ऑफ हेड, आईज, ब्रेन, बैक ऑफ लेग्स, इनके लिए ये एरिया इन्फ्लुएंस वाला इन्फ्लुएंसिंग एरिया है। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम लगाते हैं, डूमो को लगाते हैं, तो ये सारे जितने भी एरिया है, जितने लिखा हुआ है, सारे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, सारे प्रभावित होते हैं इससे। फिर है इसका पाथवे, मेन मेरिडियन पाथवे। नहीं, एंडोक्राइन फंक्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसका। देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी समझ रहे हैं, दो ही सेक्रेट करते हैं, हार्मोन सीक्रेशन होता है, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ठीक है, ADH और ऑक्सीटोसिन दो चीजें हैं, इसलिए इसकी फंक्शनलिटी, मतलब इस एंडोक्राइन फंक्शन के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव, आपका इफेक्टिव है। अब आगे चलिए। ठीक है। मेन मेरिडियन पाथवे, गवर्निंग वेसल ओरिजिनेट ऑन द पेरिनियम एंड ascending up the spine and goes to brain through occiput via GV16। तो हम सभी जानते हैं कि गवर्निंग वेसल हमारे बॉडी के सबसे लोएस्ट पार्ट से शुरू होता है, ऊपर तक जाता है। इसी के बारे में इसने बताया कि अब असेंडिंग ऊपर बढ़ता है स्पाइन होते हुए, या ऑक्सीपिटल लोब जो हमारा है, ऑक्सीपिटल लोब हमारा है यहीं पर GV16 के आसपास। देखिए GV16 तक जाता है। अगले पेज में लोकेशन देखिए, ये देखिए GV16, ये ऑक्सीपिटल एरिया है ना, ये पीछे वाला, यहाँ पर जा रहा है। इसलिए वो बताने चाह रहा है कि इसीलिए उसने आईज लिख दिया है। देखिए, आईज एंड ब्रेन। ठीक है, यस सर। It then runs up to top of the skull and descending down to the forehead of the to the base of nose, that is philtrum। ओठ के नीचे, ओठ के जो हमारे जो गैप नहीं, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इसको क्या कहें, फिल्ट्रम, अपर लिप्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना रहता है, वहां पर आकर खत्म होता है। हेयर इट मीन्स द कंसेप्शन वेसल्स एंड स्टमक मेरिडियन। यहीं से यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ से फिर कंसेप्शन वेसल खत्म होता है यहाँ आकर, और स्टमक मेरिडियन की भी यहाँ की शुरुआत होती है, यहाँ से हमारे आई वाले एरिया में, जहां पर जीवी की मेरिडियन खत्म होती है, वहीं पर उसके जस्ट नीचे आकर, मतलब हमारे लिप्स के नीचे, माउथ के अंदर जीवी खत्म होता है, और लिप्स के नीचे आकर लोअर लिप्स के नीचे से सीवी होता है, और आंख के पास से स्टमक शुरू होता है। तो ये सबका मेंशन किया है, जैसे पाथवे हमने पहले से जान रखा है इसका। फिर है कनेक्टिंग मेरिडियन पाथवे, फ्रॉम GV1 a special connecting meridian goes upward along both sides of the spine to the occipital, from where it goes to the top of head। GV1 से स्पेशल कनेक्टिंग मेरिडियन होती है, वह ऊपर की तरफ जाते रहती है, दोनों साइड, स्पाइन के दोनों साइड से होते हुए ऑक्सीपिटल तक पहुंचती है, और इस तरह से होते हुए हेड के अपर साइड तक पहुंचती है। एट द स्कैपुला a branch join the urinary bladder meridian and upper spine। वहां पर फिर जाकर स्कैपुला वाले रीजन में, हमारे बॉडी के स्कैपुला वाले रीजन में जाकर यूरिनरी ब्लैडर को यह ज्वाइन करती है, जैसा कि हमें पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है। तो इस पिक्चर में UV12 बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये जीवी मेरिडियन को, इसी गवर्निंग वेसल मेरिडियन को टच कर रहा है, वहीं से निकलती है एक ब्रांच। इट गोज अप टू, देखिए यहाँ लिखे, इट पासेस टू UV12, इसलिए UV12 महत्वपूर्ण माना जाता है पॉइंट। देखिए, ठीक है सर। के बाद है सिम्टम ऑफ हाइपर एक्टिव गवर्निंग वेसल्स। जब हाइपर एक्टिव हो गवर्निंग वेसल्स हो, ऐसे कंडीशन में जो हमें सिम्टम दिखेगा वो है स्टिफनेस ऑफ नेक, पीठ में कड़ापन होगा, एस्थोस्टोन्स,
धनुर्वात, शरीर के पीछे की ओर झुककर अकड़ जाना, जब शरीर स्टिफनेस हो जाता है और पीछे की तरफ अकड़ जाए, ऐसे कंडीशन कब दिखेगा हमें? जब हाइपर एक्टिव जीवी होगा। फिर सिम्टम और पीछे की ओर क्यों झुकड़ेगा? क्योंकि जब पीछे एनर्जी बढ़ जाएगी, याद करिए, सिम्टम ऑफ हाइपर एक्टिव गवर्निंग वेसल, पीछे की तरफ एनर्जी बढ़ जाएगी तो पीठ में कड़ापन आ जाएगा, और पीछे एनर्जी बढ़ी तो आप तो झुक जाएगा। ठीक है। फिर है हाइपो एक्टिव असक्रियता, अल्प सक्रियता। इसमें जो हमें सिम्टम दिखेगा, सिर का भारीपन, टकटकी लगाकर देखते रह जाना। किसी किसी मरीज को हम देखते हैं कि बिल्कुल एक जगह टकटकी लगाकर देखता रहा, तो यह भी इस कंडीशन में होता है। चक्कर आना, फिर एपिलेप्सी, सीजर, मस्तिष्क का ज्वर, मेनिंजाइटिस या इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क का शोथ, इन्फ्लामेशन या इनका पेशाब न रोक पाना। औरतों में बांझपन या इनफर्टिलिटी ऑफ वुमेन, ज्वर, हाथ पैरों की ऐंठन होना और उदरशूल, कोलाइसिस और कंस्टिपेशन होना या बवासीर होना। ये सारी कंडीशन हमें नजर आएगा हाइपो एक्टिव गवर्निंग वेसल जीवी में। फंक्शन एंड क्लिनिकल इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, इसमें भी लिखा हुआ है। यस सर, यूवी वाले में भी था सर। कहीं रोल है, और तो रोल है ही है। हैवीनेस ऑफ हेड है, क्योंकि वहां पे एनर्जी कम हो गई है, इसलिए आपको हैवीनेस लगेगा। डेजिंग होगी, उसी तरह इकट्ठा देखते रहेगा। चक्कर आएंगे क्योंकि एनर्जी कम है। सीजर होंगे क्योंकि एनर्जी कम है। मस्तिष्क ज्वर होगा क्योंकि जब कम होगी एनर्जी तो कोई भी इन्फेक्शन जो है आ जाएगा, मस्तिष्क ज्वर हो जाएगा। वही इंसेफ्लाइटिस, वही है आइटिस, जहाँ है वहाँ कहीं ना कोई इन्फेक्शन है ना, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एक जुड़ा हुआ है, जो आपका हो सकता है, उसका कारण वही है कि आपका UV12 से भी अटैच है, और नीचे आपके गवर्निंग वेसल और CV1 का पॉइंट देखिए। CV1 वहां पहले लिखा था ना, CV1 बहुत बढ़िया पॉइंट है। उसी के साथ साथ देखिए ये लिखा है ना, GB1 इसका पॉइंट है, और UV12 और GB1 स्टार्टिंग और CV1। इसलिए हो सकता है कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, क्योंकि कंजम्पशन वेसल मेरिडियन भी कंट्रोल कर रही है किडनी मेरिडियन को। ठीक है। इनफर्टिलिटी, फीवर, चलिए। हाँ, फिर फंक्शन एंड क्लिनिकल यूज ऑफ जीवी। हम सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे यान ऑर्गन है, उन सभी के ऊर्जा का स्रोत जीवी मेरिडियन है। तो ऐसे में गवर्निंग वेसल्स इज कॉल्ड द सी ऑफ यांग चैनल, as it influences all yang meridians and hence it can be used to strengthen the yang of the body. yang of body को यह शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि यह सारे yang चैनल का, सारे yang मेरिडियन का के ऊर्जा का स्रोत है। It can strengthen the spine and back. Hence treat governing vessels in case of rigidity of spine due to deficiency of energy. जब एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाए और ऐसे कंडीशन में स्पाइन में रिजिडिटी, करापन आता है, तो ऐसे में हम जीवी मेरिडियन को, डूमो को हम, जीवी मेरिडियन को हम ये ट्रीट करते हैं। इट टोनिफाई द किडनी यांग एंड बैक और किडनी यांग को टोनिफाई करता है। ट्रीट द मेरिडियन इन केस ऑफ पुअर फंक्शनिंग ऑफ किडनी के पुअर फंक्शनिंग, किडनी सही ढंग से फंक्शन नहीं कर पाती है, तो ऐसे केस में भी हम किडनी यांग टोनिफाई करेंगे, किडनी यांग और बैक को, और इस मेरिडियन को ट्रीट करेंगे। इट नरिश द बोन मैरो ब्रेन एंड, रिलेट करिए, देखिए मैडम, इसको रिलेट करिए। किडनी यांग और बैक को कह रहे हैं कि किडनी यांग अगर कमी है तो भी इस मेरिडियन को ट्रीट कर सकते हैं। इसीलिए आप कहीं वहां देखते होंगे CV1, तो CV1, GB1 और CV4 और GB4 का इंपॉर्टेंस किडनी बहुत है। देखिएगा CV4 GB4 बहुत यूज होता है ना। यस सर। ये कारण होगा कि इट टोनिफाई द किडनी यांग एंड बैक। अब आप अगर कभी किडनी यांग की प्रॉब्लम कहीं हो रही हो तो आप इस मेरिडियन पर भी आपको दृष्टि जानी चाहिए। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किडनी यांग हम लोग वहां करते हैं कि लोअर ओरिफाइसेस के लिए किडनी यांग जिम्मेदार है, लेकिन ये भी गवर्निंग वेसल भी जिम्मेदार होती है, अलॉन्ग विद कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। नोट कर लीजिए, बढ़िया पॉइंट है। 2 पॉइंट आपका आया ना, देखो इसलिए किडनी यांग क्यों कहना, पेशाब को रोक ना पाना। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन किसकी वजह से है? किडनी यांग की डिफिशियंसी। किडनी यांग या स्प्लीन यांग, दो ही कारण होंगे पेशाब को रोकने पाने का, मतलब या तो स्प्लीन यांग, तो किडनी यांग से स्प्लीन यांग को मिलती है एनर्जी, और किडनी यांग को स्ट्रेंथ दे रही कौन? स्ट्रेंथन द स्पाइन एंड बैक, और किडनी यांग एंड बैक टोनिफाइज द किडनी यांग। ये
मेरिडियन इंपॉर्टेंट हो गई ना, इसको नोट कर लीजिए, पॉइंट जल्दी बात में मिलता नहीं, इसको बढ़िया से पढ़िए जी। चलिए ठीक है। It nourishes the bone marrow, brain and spine. Hence, treat this meridian for problem of the red blood cells. Red blood cells के problem में इसको ट्रीट करेंगे। ब्लड कैंसर, मेंटल प्रॉब्लम, स्पाइनल प्रॉब्लम, इन सारे प्रॉब्लम में इस मेरिडियन को हम यूज करेंगे। इट एक्सपेल एक्सटर्नल विंड, सिम्टम होगा ग्रेटर यांग स्टेज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर चैनल में 6 की के अंदर ये आता है, उसमें हम ग्रेटर यांग स्टेज में इसको हम ट्रीट करेंगे। फीवर के केस में, रनिंग नोज, हेडेक के केस में और गर्दन की जकड़न के केस में इसको हम ट्रीट करेंगे। फिर एक्सटर्नल विंड चर्म के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, स्किन के माध्यम से रोगी को ठंड या हवा अच्छी नहीं लगती है। एक्सटर्नल विंड के ये जो रीजन है, ये जो आपका सिम्टम आते हैं उसमें क्या होगा, एक्सटर्नल विंड हीट हो गई तो फीवर बढ़ जाएगा, रनिंग नोज हो जाएगी, हेडेक, आपको सरदर्द होगा, क्योंकि सरदर्द क्यों हो रहा है, हीट है। अगर हीट एनर्जी है तो कहाँ जाएगी सबसे पहले, यांग है ना, यांग में जाएगी, तो गर्दन में जकड़न। ये उसके सिम्टम है जिस पर हम लोगों को ध्यान जाना पड़ेगा कि एक्सटर्नल विंड। देखिए ये पढ़िए बढ़िया से पढ़िए। यस, एक्सटर्नल विंड चर्म के माध्यम से, स्किन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, रोगी को ठंड तथा हवा अच्छी नहीं लगती है, रोगी बाहर नहीं जाना चाहता है, छींक एवं खांसी आने लगती है, नाक बहने तथा सफेद बलगम निकलने लगता है। एक्सटर्नल विंड के केस में एक्सटर्नल विंड तथा शरीर की डिफेंसिव की आपस में लड़ते हैं, रोगी को ज्वर हो जाता है। जब एक्सटर्नल विंड क्या करता है तो यही बोलिए क्यों सर, आप बताइए, सब लोग आप लोग बताइए। एक्सटर्नल विंड और शरीर के डिफेंसिव की आपस में लड़ते हैं तो रोगी को ज्वर हो जाता है, बताइए क्यों कारण? वहां पे कंसंट्रेशन सेल का बढ़ जाता है। हाँ, मतलब ज्वर हुआ, ज्वर नहीं, ज्वर तो हम लोग, ज्वर क्या है, डिफेंसिव की, यहाँ लिख पढ़िए, डिफेंसिव की लड़ती है। तो डिफेंसिव की क्या करती है, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो एक उस जगह पर हो गए तो लोकल वाला होगा, लेकिन ये लोकल है। जब कभी एक जगह पर कहीं डिफेंसिव की लड़ेगी तो ये क्या होगा, लोकल होगा, वहां पर आपको उस जगह पर स्वेलिंग आ जाएगी। लेकिन जब आपको ज्वर होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बैक्टीरियल, कोई बाहर का एंटीजन ऐसा अटैक कर रहा है जो अल्टीमेटली पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू जा रहा है, तो वैसी दशा में वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस, वो पूरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देगा, पूरे शरीर का, ताकि जो भी बाहर से एंटीजन आ रहा है वो उसको रोकथाम हो सके, उस हीट में वो न डेवलप कर पाए। ये कंसेप्ट है, ठीक है। मॉडर्न साइंस को भी जोड़िए, ठीक है, ये हम लोग। इसके बाद ग्रेटर यांग चैनल, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर चैनल एक्सिस है, प्रभावित हो जाता है। जब फीवर हो जाएगा तो ग्रेटर यांग चैनल प्रभावित होता है, रोगी की गर्दन स्टिफ हो जाती है। इसके बाद स्टिफनेस, एक्सटर्नल विंड गले पर आक्रमण करती है, सोर थ्रोट हो जाता है। और जब एक्सटर्नल विंड चेहरे पर आक्रमण करती है तो फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। जब एक्सटर्नल विंड यांग मेरिडियन में चली जाती है तो जॉइंट पेन हो जाता है, जो स्थान बदलने वाले वंडरिंग एंड मूविंग टाइप का होता है। जॉइंट पेन जिसमें कि हमेशा मूविंग पेन होता है, कभी किसी जॉइंट में कभी किसी जॉइंट में, यह एक्सटर्नल विंड के कारण ही होता है। और एक्सटर्नल विंड जब हो आघात, नाक जब बहने लग जाए, गर्दन जकड़ी जब हो, सरदर्द, यांग नियंत्रक उपचार चाहे। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है, सबड्यूस इंटरनल विंड। यह इंटरनल विंड को सबड्यूस करता है, उसका सिम्टम है। अच्छा, हम लोग को एक्सटर्नल विंड वाला कहाँ मिलेगा, में? सॉरी सर, नहीं, और लोग बताएं, 7 में कहाँ पर मिलेगा एक्सटर्नल विंड वाला? तो 6 एनर्जी का जो चैप्टर में किस चैप्टर मिलेगा? एक ही तो चैप्टर होना चाहिए, एक ही तो ऑर्गन होना चाहिए। अरे लंग के, हाँ, यस, एक्सटर्नल विंड माने क्या हुआ, डिफेंसिव के लिए, इसके लिए डिफेंसिव चाहिए ना हमको। तो हमको ये भी चैप्टर याद, दोनों चैप्टर याद आने चाहिए ना कि एक्सटर्नल विंड कहाँ होगा तो मिलेगा डिफेंसिव में। डिफेंसिव कौन है, लंग्स का कंट्रोलर। इसमें जब उसमें डिजीनेस, ट्रेमेंडस
या कंपन होना, कन्वल्जन, इपिलेप्सी और बात घात का अनुप्रभाव होना, सीक्वल ऑफ विंड स्ट्रोक। जब इंटरनल, ये एक्सटर्नल विंड का था, फिर इंटरनल विंड का था। इंटरनल विंड अटैक को गहराई और एवं गंभीरता के अनुसार दो भागों में बांट सकते हैं, इंटरनल विंड अटैकिंग द मेरिडियंस एंड इंटरनल विंड अटैकिंग ऑन द ऑर्गन। जब इंटरनल विंड मेरिडियन पर आक्रमण करती है तो यह लक्षण दिखते हैं, जिसमें है ग्रेजुअल ऑनसेट, क्रमिक प्रादुर्भाव, किसी बीमारी का धीरे धीरे करके बढ़ना, फिर माइल्ड मैनिफेस्टेशन, मृदु अभिव्यक्ति, हेमीप्लेजिया, एक तरफ का लकवा, सुन्नपन, नमनेस या डेविएटेड आईज एंड माउथ, आंख और मुंह का टेढ़ापन हो जाना, ब्लर स्पीच ड्यू टू स्टिफनेस ऑफ टंग, स्टिफनेस, जीभ के कड़ेपन के कारण आवाज में लड़खड़ाहट होना। उसके बाद बेहोशी। लकवे में हम लोग को ध्यान जाना चाहिए इंटरनल विंड। तो ये इंटरनल विंड अटैक जब हो तो भी हमको इस मेरिडियन पे ध्यान जाना चाहिए। कितने बढ़िया वो है। आप लोग तो चक्कर आने में, कंपन होने में, ट्रेमर जिसको बोलते हैं, कन्वर्जन, बेहोशी हो, ऐंठन हो, इपिलेप्सी हो, तो इन सब में इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरिडियन और ऑर्गन दोनों कहीं भी हो तो मेरिडियन पे होगा तो ये होगा। चलिए आगे पढ़िए। अनकॉन्शियसनेस और सेंटिमेंटलिटी, बेहोशी, भावुकता के हो जाएगा। यस सर। फिर है येलो स्टिकी टंग, कोटिंग और वायरी, फोर्सफुल और स्लो एंड स्लिपी पल्स। जब इंटरनल विंड का आक्रमण अंदरूनी ऑर्गन पर, ये तो हमने मेरिडियन देखा, ऑर्गन पर जब होता है तो ये लक्षण दिखते हैं। इसमें है एक्यूट ऑनसेट, सीवियर मैनिफेस्टेशन, जब तीव्र अभिव्यक्ति, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका तीव्र अभिव्यक्ति होगी। विंड का नेचर क्या है? विंड का जो नेचर है वही बताइए। वो विंड का नेचर बता रहा है। इंटरनल विंड कोई है, शरीर के अंदर जो विंड है वो क्या करे, एक्यूट ऑनसेट हो रही है, ऑर्गन पे कर दिया। एक्यूट मतलब तेजी से, जैसे आपको देखिए कल आई थी हवा, सब पूरा उसने उड़ा दिया, सब दरवाजे हो गया, तमाम जगह हो गया। तो ये सब एक्यूट ऑनसेट है और सीवियर मैनिफेस्टेशन है। कोलैप्स, सडन फेल्योर ऑफ वाइटल फंक्शन, हेमीप्लेजिया, एक तरफ लगवा, एक तरफ जी। यस सर। अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी, एफेसिया, आवाज का, हाँ, इस एफेसिया के लिए जिम्मेदार दो है। एक हम लोग का हार्ट भी, याद करिए, एफेसिया के लिए हम लोग हार्ट या पेरिकार्डियम को मानते हैं ना। यस सर। ये भी एफेसिया कारण हो सकता है। ये सलाइवेशन, स्टिफनेस ऑफ टंग, जीभ का करापन, टेंस टाइप और फ्लैसिड टाइप ऑफ सिम्टम, तनाव कम करने वाले या शिथिल करने वाले लक्षण, इंटरनल विंड जब बढ़ जाए, हाथ शून्य जब पड़ जाए, उंगलियां जब ऐंठने लगे, यांग नियंत्रक उपचार चाहे। फिर गवर्निंग वेसल इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन क्रॉनिक लोअर बैकएक और बोथ साइड स्पेशली ऑफ द मिड लाइन ऑफ द लंबर एरिया ड्यू टू किडनी डिफिशियंसी की वजह से जब मिड लाइन एरिया, लंबर की मिड लाइन एरिया में प्रॉब्लम होती है तब इसमें हम गवर्निंग वेसल बहुत ही अच्छा उपचार देता है। क्रॉनिक लोअर बैक पेन आ जाए, मध्य भाग में स्थित हो जाए, किडनी डिफिशियंसी गर हो इसका कारण, तो यांग नियंत्रक उपचार चाहे। किडनी डिफिशियंसी की वजह से जब क्रॉनिक लोअर बैक में पेन हो तो ऐसे कंडीशन में इस मेरिडियन को यूज करते हैं। लोअर बैक पेन में क्या होता है, कभी कभी आपको लगेगा उसको, पेशेंट को, कि वो नीचे आकर के एक जगह स्थिर हो गया है, उस जगह आपको पेन नजर आएगा। तो इसको बोलेंगे मतलब क्रॉनिक, मतलब पुराना है, तो पुराना लोअर बैक पेन है। और एक जगह कहते हैं ना कि एक जगह रुका हुआ है, तो वो जो रुका हुआ है उसी के लिए, और उसका उपचार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रीजन होगा किडनी डिफिशियंसी। कोई एजिंग फैक्टर में अधिक होता है तो किडनी डिफिशियंसी, तो किडनी डिफिशियंसी का जो आपको उपचार करना है तो करिए, लेकिन ये वाला भी करिए, ये उनका कहना है। ठीक है सर। गवर्निंग वेसल का उपचार करने से किडनी की फंक्शनिंग सुधरती है तथा बोन मैरो ब्रेन को शक्ति प्रदान करता है। इससे चक्कर, कान में आवाज आना तथा कमजोर याददाश्त, ये सभी प्रॉब्लम भी ठीक होती है। अकॉर्डिंग टू आप लोग चैप्टर, किडनी के चैप्टर में इसको लिख लीजिए, जहाँ चैप्टर 7 है वहां लिख लीजिए इसको, कि गवर्निंग वेसल को भी ध्यान देना है।
क्या है, डिजीनेस, कान में टिनाइटिस, टिनाइटिस के लिए जिम्मेदार लीवर भी है, वो जो इंटरनल विंड भी है वही लीवर भी है, और उसके साथ साथ एक और है ऑर्गन, कौन है ऑर्गन बोलिए, टिनाइटिस के लिए जिम्मेदार ऑर्गन, ट्रिपल ऑर्गन, टिनाइटिस, अरे टिनाइटिस कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कान में होता है, तो कान बोलिए, SI, नहीं पहले तो बेसिक चीज, किडनी कानों में खुलती है, वो सेंटेंस याद रखिए इस तरह, किडनी कानों में खुलती है, लीवर आंखों में खुलता है, हृदय वाणी से व्यक्त होता है, ये सब जो है तो ऐसे समझिए। स्किन का कंट्रोलर जो है लंग्स है, हार्ट है, ये ऐसे याद रखेंगे तो आपको वो ऑर्गन याद रहेंगे। कान में काम आवाज आ रही है तो उसके लिए बेसिकली जिम्मेदार है किडनी, और उसके साथ साथ लीवर, जो इंटरनल विंड कह रहा है, इंटरनल विंड कह रहा है, तो विंड जो है, विंड एनर्जी किसकी है चाइनीज में, लीवर, तब तो लीवर हुआ ना, चाहे इंटरनल विंड हो चाहे एक्सटर्नल विंड हो, अगर इंटरनल विंड है तो लीवर तो है ही है, कारण अंदर 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 विंड है, लीवर ऑर्गन है, वो विंड अपनी बढ़ा दे रहा है, कोई उसकी एनर्जी बढ़ गई तो विंड बढ़ी, तो वो जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार है ही वो, तो टिनाइटिस भी करेगा तो किडनी लीवर दोनों जिम्मेदार है। और लेकिन हम लोगों को उन्होंने कहा गवर्निंग वेसल का भी उपचार करिए, पुअर मेमोरी क्यों कह रहा है बोलिए, पुअर मेमोरी क्यों कह रहा है बोलिए, किडनी एसेंस की वजह से। फिर ब्रेन की पहला ले, ये देखिए चौथा नंबर पढ़िए, चौथा नंबर, पॉइंट नंबर 4, सर पॉइंट नंबर 4, इट नरिश द बोन मैरो ब्रेन एंड स्पाइन, यही सर, बोन नहीं, इट नरिशेस द बोन कॉमा मैरो कॉमा मैरो ब्रेन एंड स्पाइन, मैरो मज्जा है, मैरो है, ब्रेन और स्पाइन, मैरो जो है वही पोषण देता है किसको, CSF को, यस तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब भी कभी इस मेमोरी, अगर एनर्जी नहीं होगी तो मेमोरी आपकी घटेगी नहीं बढ़ेगी, इसलिए वो कह रहा है पुअर मेमोरी भी ठीक होगी। तो पुअर मेमोरी के लिए जिम्मेदार एक और ऑर्गन है, बोलिए, ऐसे बताइए, ऐसे याद रखिए तो मजा आएगा। पुअर मेमोरी के लिए जिम्मेदार एक और ऑर्गन है हार्ट, हाँ हार्ट भी जिम्मेदार है, क्योंकि वही तो सप्लाई कर रहा है, वही सप्लाई कर रहा है ब्लड, तो ब्लड सप्लाई कर रहा है तो ब्लड में भी बहुत चीजें हैं जो न्यूट्रिशन है, और उधर मैरो को वो कंट्रोल कर रहा है गवर्निंग वेसल, इसलिए पुअर मेमोरी, ठीक है। ऐसे हम लोग देखिए, पढ़िए और समझिए उसको, अब जो आप पुराना पढ़ा हुआ उसको दिमाग में रखते जाइए और घुमाइए, तो उससे क्या होगा, अपनी विंड बढ़ाइए इस रूप में, मतलब एनर्जी जो है यहाँ से सोचना वहां सोचना तुरंत। चलिए, अकॉर्डिंग चाइनीज थ्योरी, according to Chinese theory, the governing vessels drift up energy of the original key from depth of the kidney meridian to the exterior surface of the body, and since the direction of the energy in the governing vessel is from the bottom to the top, the energy so transferred to the surface of is again shunted back by the exterior through the small intestine meridian from the upper members onto the depth. The acupuncture point SI3 done this work. सर इस लाइन को समझाएंगे सर? बहुत बढ़िया, देखिए उन्होंने सर, इस कहा लाइन- तो हाँ हाँ, हाँ हाँ। नहीं सर, मैं वही कह रही थी, आप समझाएंगे इस लाइन को? तो ओरिजिनल की कहाँ पर थी, किडनी, GB4 किडनी, यस, किडनी ओरिजिनल की किडनी पर रहती है, किडनी हुआ तो वो कह रहे हैं किडनी मेरिडियन से ये जो पूरी इम्प्यूज एनर्जी को लिफ्ट करता है, ये जब आवश्यकता होती है तो उसको लिफ्ट करके और कहाँ ले जाता है, अब ये कहाँ यांग है ना, ये तो यांग है, यांग ये- कहाँ रहे, शरीर के बाहरी भाग में रहेगा, है ना, एक्सटीरियर सरफेस माने बाहरी भाग, तो एक्सटीरियर सरफेस में पूरे एनर्जी को उस एनर्जी को ले जाता है, और डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर है। अब चला तो गया, अब इसको फिर आना चाहिए ना, एनर्जी तो शरीर में है तो वो इंटरनल अंदरूनी भाग में आएगी तब तो फायदा है, अगर बाहर निकल जाए तो बेकार है। ये अंदर आने के लिए
तरीका बता रहे हैं कि तरीका क्या है, एसआई, क्योंकि वो आती है कैसे, अगेन शंटेड बैक बाय स्टीयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। क्यों? स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन अंदर लाती है, इसीलिए SI3 का, इसमें SI3 और जो हमारा प्लस SI कौन दूसरा पॉइंट है, UB62 तो ये मेरिडियन जो है आपका, दोनों मेरिडियन के कंप्यूटर, यहाँ से एनर्जी बढ़ी और बाहर छितरा गई, छितराने के बाद फिर शरीर के अंदर आ गई, वो काम कर अंदर लाने का काम है SI3 करता है। इसलिए SI3 के कॉम्बिनेशन में UB62 हम लोग लगा रहे हैं। ये जो है SI3 बहुत बढ़िया, तो इसको ध्यान रखिए कि आप कभी पूछे कोई कि कैसे, क्यों आप जिम्मेदारी ये सब होते हैं, तो आप कहिए कि ये किडनी की एनर्जी को, की ओरिजिनल की जो एनर्जी है वो जो किडनी के पास रहती है उसको ये ऊपर ले जाता है और पूरी बॉडी में छितरा देता है, ताकि पूरी बॉडी भी ठीक हो जाए, और प्लस उसको फिर अंदर लाता है SI3 के माध्यम से। तो पूरा यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आपका बैलेंस हो जाता है। ठीक है सर। फिर एनर्जी मूवमेंट डायरेक्शन, ओरिजिनल की फ्रॉम द इंटीरियर टू द एक्सटीरियर। यस, Stunning. ये बढ़िया बढ़िया। Original इंटीरियर टू द एक्सटीरियर, इंटीरियर में थी, इंटीरियर में थी, एक्सटीरियर में ले गया, एक्सटीरियर में ले गया। टर्निंग बैक ऑफ की बाय द एक्सटीरियर टू द इंटीरियर, बाय द एक्सटीरियर टू द इंटीरियर, फिर दोबारा ये जो है एक्सटीरियर से इंटीरियर में लाता है। एक्सटीरियर से इंटीरियर में ले आया। फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप वाया गवर्निंग वेसल, बॉटम से टॉप इसका जो डायरेक्शन है उसमें एनर्जी को ले जाता है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम वाया स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर के हेल्प से टॉप से बॉटम में एनर्जी को फिर ले आता है। बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी हो गई, बैलेंस, इस तरह से एनर्जी को बैलेंस करता है। सर गर्दन जकड़ जाए, सर घूमना मुश्किल हो जाए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाए। अच्छा ना सुधा, कोई आवश्यक नहीं कि आप पोएम को पढ़े, आप पोएम के कंटेंट को बताइए। सर गर्दन जकड़ने पर, सर घुमाने पर और सर्वाइकल अगर चीजें हैं तो हमको ये होना, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हम लोग पोएम पढ़ेंगे तभी। ठीक है, ठीक है, और जब ठीक है सर, यस, जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी अफेक्टेड हो जाता है और उससे जब पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, पसीना नहीं निकलता है, तो ऐसे कंडीशन में यांग नियंत्रक इस वेसल्स को हम यूज करते हैं। तो जब मन में हम लोग कह रहे थे वहां कौन सा वो, और वो था जो कह रहे थे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसका था ना, एंडोक्राइन सिस्टम। यस सर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इफेक्ट होने पर कह रहे मूत्र मात्रा बढ़ जाए, कौन से किसकी वजह से बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी? एडीएच हो जाएगी। तो इसीलिए यूरिन अधिक हो रहा है तो इसको, और पसीना नहीं निकलेगा, मतलब इसमें यानी लंग्स भी प्रभावित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, तब आपको यांग नियंत्रक को यूज करना है। ये पॉइंट यूज करी बस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एडीएच का रोल है यहाँ पर, तो एडीएच के रोल की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि यूरिन बढ़ेगा तो पसीना कम, बॉडी कम चाहेगी कि निकले। ठीक। फिर जब मानसिक उग्रता हो जाए और मिर्गी का दौरा पड़ने, विंड की वजह से जब मिर्गी का दौरा पड़ने लगे, पागलपन की तरह मरीज बिहेव करने लगे, तो ऐसे में यांग नियंत्रक को ट्रीट करते हैं। आंख कान की जब तकलीफ हो जाती है, जब कभी आंख कान में तकलीफ हो जाए, भौंक में, अगर आईब्रो में दर्द हो जाए, या इपीएस्टेटिस जब हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में यान, इपीएस्टेटिस मतलब नाक से ब्लड निकलने लगता है, मतलब विंड के अटैक की वजह से, तो ऐसे कंडीशन में यान नियंत्रक को हम ट्रीट करते हैं। जब स्किन का कोई स्किन डिजीज हो जाता है या उस पर पपड़ी पड़ने लगता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है, जो कि स्किन से स्वेट ग्लैंड की वजह से पसीना निकलना बंद हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम यांग नियंत्रक पर उपचार देते हैं। जब ब्लड प्रेशर घट जाए, जब लो ब्लड प्रेशर हो जाए, इंसोम्निया हो जाए, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्पाइन की हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी, ये सारे विंड से रिलेटेड हैं, तो इनसे जब ये सारी प्रॉब्लम आए तो इसमें भी हम यांग नियंत्रक को ही ट्रीट करेंगे। प्रेत बाधा जब हो जाए, या मन में कोई गांठ बैठ जाए, कोई ऐसी चीज जो हमारे मन में बैठ गई हो, नहीं निकल रही हो, ऑब्सेशन जब हो जाती है, किसी चीज के प्रति हमें ऑब्सेशन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में यांग नियंत्रक पर ही हम ट्रीटमेंट देते हैं।
जब प्रसव काल, जब ये डिलीवरी के टाइम में जब स्पाइन रिजिड हो जाती है, नहीं देखिए, ये बताओ झूठ, अब ये देखिए, रूमेटिक आर्थराइटिस स्पाइन की, ये जो है स्पाइनल रूमेटिक आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस स्पाइन के साथ। रूमेटिक है ना, रूमेटॉइड नहीं ना? नहीं, रूमेटॉइड नहीं है सर, रूमेटिक आर्थराइटिस। रूमेटिक अर्थराइटिस नोट कर लीजिए भाई, बहुत बढ़िया पॉइंट है। रूमेटिक अर्थराइटिस जो हार्ट से संबंधित होती है ना बाद में, वही वाली रूमेटिक है। रूमेटिक अर्थराइटिस हार्ट को प्रभावित करती है, वो वाला है। सर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस से अलग है? हाँ अलग है, यस। रूमेटिक अर्थराइटिस इज डिफरेंट फ्रॉम रूमेटॉइड। रूमेटॉइड में तो हाथों में होता है ये सर वही जब उसका सही ट्रीटमेंट नहीं होता है ना, तो सारे ऑर्गन को, इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट करता है, लंग्स, हार्ट, किडनी, सबको। तो रूमेटिक अर्थराइटिस पर्टेनिंग टू हार्ट को भी प्रभावित करता है। रूमेटॉइड वॉल्व्स को प्रभावित करता है। वही सर, यस सर, इनिशियली जब वॉल्व्स को रूमेटॉइड प्रभावित करता है ना जी, वॉल्व्स को प्रभावित करता है ये रूमेटिक का, जो रूमेटिक करते दोनों होंगे, लेकिन रूमेटिक जो है पर्टेनिंग टू हार्ट है, वो हार्ट पर अधिक जो देता है। वो किताब में लिखा हुआ, उसमें पढ़िएगा ना वो अभी रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाला जो आया था उसमें पढ़िए। रूमेटिक अर्थराइटिस डिफरेंट है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिफरेंट है, ये ध्यान जो होता है छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है ज्यादातर। हाँ हाँ बिल्कुल सही मैम, आपने वो छोटे जॉइंट को करता है, लेकिन जब बहुत लंबा टाइम ये हो जाता है ना, सही ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो इंटरनल ऑर्गन को नहीं एक्चुअली जो आप बोल रहे हो ना, जब रूमेटिक का जब उसका अफेक्ट होता है ना, जो स्ट्रेप्टोकोकल होता है, पहले गले में इन्फेक्शन होता है, गले में इन्फेक्शन आपने ठीक से ट्रीट नहीं किया तो वो बॉडी में रह जाता है, तो हार्ट के वॉल्व्स को या ये स्पाइन को अफेक्ट कर देता है। हाँ, रूमेटिक उसको कहा जाता है, तो उसके लिए अलग है, ये अलग है, दोनों अलग है। ये नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया वो है। रूमेटिक अर्थराइटिस का जो उपचार है, हम लोग इसको जो है भूले नहीं, उसको बोल रहा हूँ तो कम से कम अभी बताया रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कहाँ लिखा था, ये नहीं समझ में, वो नहीं याद, इस चैप्टर में लिखा था। हाँ किसी उसमें है ना, वो जो किताब बीएचबी वाली किताब थी, डाइमाइट में था, डाइमाइट में यूज करता है रूमेटॉइड का। बीएचबी वाली किताब जो है डाइमाइट में, मैं क्या है ना, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट उसी से करते हैं, डाइमाइट से। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो वाली किताब है वो हम लोग पढ़ा चुके हैं, चैप्टर 1 से लेकर 14 वाली, वही तो है। ठीक है सर। प्रोफेसर उनकी जेपी जो जीपी अग्रवाल वाली जो किताब वो है, प्रोफेसर डॉक्टर, अरे जो मानव शरीर विज्ञान वाले जो लिखा वो उनका डॉक्टर किताब नहीं है? मानव शरीर विज्ञान। अरे भाई आप लोग किताबें बोल जाते, इतना परीक्षण में देखो ना, परीक्षण में परीक्षण वाले किताब में नहीं दिया, या तो वॉल्यूम 1 हो गया, वॉल्यूम 2 में हो सर। पढ़ा, हाँ बिल्कुल दिया है सर। तो उसमें है ये। तो रूमेटिक अर्थराइटिस वाला नोट कर लीजिए इसको पॉइंट। अभी कोई कल परसों कोई पूछ रहे थे कि मन में कोई गांठ बैठ जाए, देखिए उसका उपचार आ गया। अभी कल परसों किसी ने पूछा था कि अगर कोई मन में गांठ बैठ जाए, तो हम लोग लंग्स भी बताया था, लंग्स भी एक कारण है उसका, लेकिन मन में गांठ, पेट बाधा हो जाए, मन में गांठ बैठ जाए, तो इसके लिए भी स्पाइन ट्रीटमेंट है, एसआई यूबी। ठीक है, ये ऑब्सेशन जो ऑब्सेशन वाले है, न्यूरोटिक मेंटल स्टेट ऑफ अनकंट्रोलेबल डिजायर टू डेल, ये अनकंट्रोलेबल डिजायर यानी मनोग्रंथि, यानी कहीं ना कहीं सर ऐसे तो इतना इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल सब लगा सकता है, क्योंकि सबके मन में कुछ ना कुछ तो गांठ रहता ही है पहले की बात का। तो नहीं, तो अगर आप नहीं ऐसा नहीं, कोई देखिए, छोटी ऑब्सेशन माने होता है बड़ी गंभीर कोई चीज, आपको किसी बात की इतनी वो हो गई कि नहीं ये होता ही होता है, और आपको कोई बताए और कहे कि नहीं मॉडर्न साइंस या कोई चीज अपना तर्क दे, उस तर्क को भी न माने, इसे ऑब्सेशन बोलेंगे। एक कोई चीज हो, हमने कहा कि ये चीज होती है और आपने आज बताया कि नहीं ऐसा नहीं, तो हमारा मन हो जाएगा ऐसा नहीं है, वो होता है, ये ऑब्सेशन नहीं कहलाएगा। मन में गांठ माने वो बैठ गई है, फिर वो निकल नहीं रही है, उसको निकालने का तरीका एसआईयूबी। ठीक है सर। ओसीडी रहता है ना, जैसे ओसीडी, जी
ओसीडी होता है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस जिसको बोलते हैं, उसमें जैसे किसी किसी को रहता है कि मुझे हाथ ही धोना है बार बार, तो ऑब्सेशन। हाँ, अभी अभी कोई चीज हम अभी वहां न जाए, हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि कोई भी चीज का ऑब्सेशन किसी का भी हो तो आप किसी इसको का लगा के ऑब्सेशन। देखिए तो, ठीक है। जब जब गला अवरुद्ध हो जाए, पीलिया रोग, जब गले में स्टेग्नेशन हो जाए या पीलिया रोग हो या स्पाइन में किसी तरह की कोई तकलीफ हो, तो ऐसे में यहाँ नियंत्रक को हम यूज करते हैं। इट ट्रीट chronic back lower backache due to the kidney deficiency where the pain is on the midline of the back। जब किडनी डिफिशियंसी की वजह से बैकएक होता है, ऐसे कंडीशन में हम इसको ट्रीट करते हैं। क्रॉनिक लोअर बैक पेन के कंडीशन में, जो कि मिड लाइन में होता है, किडनी डिफिशियंसी के कारण जब वो क्रॉनिक बैकएक होता है, ऐसे में हम इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं। गवर्निंग वेसल ऑल्सो ट्रीट द फॉलोइंग डिजीज। इन सभी डिजीज बढ़िया पॉइंट नोट कर लीजिए उसको। इतने सारे पॉइंट्स के बाद गवर्निंग वेसल्स इन सारे डिजीज में भी यूज होता है। लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज में, आइजेज एंड टीयर इन विंड, आंख में आंसू, हवा में आंख में आंसू आ जाए ऐसे कंडीशन में, या कैटरैक्ट के केस में, या जॉन्डिस के केस में, इस कंडीशन में भी हम गवर्निंग वेसल्स को ट्रीट करेंगे। फिर है यूजेज ऑफ मास्टर पॉइंट। इसमें यूजेज ऑफ मास्टर, देखिए, जॉन्डिस, डायबिटीज, कैटरेक्ट, लो बीपी, 4 के लिए तो बहुत बड़ी। ठीक है सर। फिर यहाँ पर दिखाया है SI3 का पोजीशन दिखाया है कि हमारे हैंड में ये डोर्सल साइड में, बैक साइड में, हमारे फिंगर के जस्ट सामने, जब जहाँ फिंगर और पाम का जहाँ ज्वाइंट होता है उस जगह पर SI3 का पोजीशन है। और इसका जो यूजेज है वो है डिफिनेस में, इपिलेप्सी में, नाक से रक्त आना, अंगुली की ऐंठन के केस में, गर्मी जनित रोग पर पसीना नहीं निकलना, गर्मी की वजह से रोग हो लेकिन पसीना नहीं निकले, हेडेक में, पीलिया में, लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीक। जनरली जो पीछे हमने चर्चा की है वो सारे प्रॉब्लम को यहाँ पर लिखा है। बोलने की शक्ति नहीं होना, हेडेक और नेक स्टिफनेस एंड टाइटनेस के केस में, इनएबिलिटी टू टर्न हेड, माइग्रेन हेडेक, न्यू मलेरिया जैसे ज्वर के केस में, फोबिया किसी वस्तु से डर लगने के केस में, लाल आंख और देखने की समस्या हो ऐसे केस में, शोल्डर कंधे के ऊपरी भाग गर्दन में दर्द हो ऐसे केस में, और स्पैम्स ऑफ आर्म एंड एल्बो और आर्म में जब ऐंठन होती है, टॉर्टिकोलिस गर्दन की जकड़न की वजह से, रिस्ट पेन और फुल कंडीशन ऑफ द चेस्ट, छाती में भारीपन लगना ऐसे केस में, और चर्म रोग को करा पपड़ी युक्त चर्म बना देने में, जब स्किन डिजीज हो और वो बढ़ते बढ़ते जब पूरा करा पपड़ी युक्त हो जाता है, ऐसे केस में हम इस पॉइंट को, SI3 पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। इसके बाद अभी तक तो हमने देखा है कि इस डूमो के बारे में बताया। अब है एक एक पॉइंट, गवर्निंग वेसल्स के एक एक पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन दिया है, क्योंकि गवर्निंग वेसल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वेसल है, तो इसके एक एक पॉइंट को अलग से ब्रीफ किया है। Governing vessels meridian is young channel with 28 points and unilateral of the dorsum of the body. It also called Dumo meridian. 28 points होते हैं, 28 पॉइंट्स होते हैं और यूनिलेटरल होते हैं, शरीर के बीचों बीच पाए जाते हैं, और दूसरा इनको डूमो भी कहते हैं। साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन, इसमें यूरोजेनाइटल एवं किडनी के रोग, लंबरगो कमर का दर्द, साइटिका में लंबर और सैक्रल क्षेत्र में जीवी मेरिडियन के बिंदुओं पर उपचार देते हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम है, यूरोजेनाइटल, किडनी का रोग हो, लंबरगो हो, ऐसे केस में जीवी मेरिडियन के बिंदु पर जो आगे ब्रीफ किया है उन पॉइंट्स पर ट्रीट करते हैं। छाती में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो अथवा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो, इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया हो, ज्वर, इन्फेक्शन हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी अगर होता है, और नेक तथा पीठ पर स्थित जीवी मेरिडियन के बिंदुओं पर हम उपचार देते हैं। मस्तिष्क रोग या साइकोसोमेटिक या न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ी में, सर दर्द, माइग्रेन आदि में सर पर स्थित जीवी मेरिडियन के बिंदुओं पर उपचार देते हैं। सर से हमारे जाती है जीवी मेरिडियन के पॉइंट, उन पर हम उपचार देंगे। GV20 सर के वर्टेक्स पर, जहां हम चोटी रखते हैं उस जगह पर होता है। एक्यूप्रेशर का बहुत सर्वश्रेष्ठ बिंदु कहलाता है, और इसका नाम भी है 100 बीमारी का एक इलाज। बेहोश को होश में लाने के लिए
सर्वश्रेष्ठ बिंदु GB26 होता है। GB26 पर जो हमारे लिप्स के ऊपर होता है, वहाँ उस पर जब हम अगर प्रेशर डालते हैं तो ऐसे में बेहोशी को भी होश आ जाता है। गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन इज वन ऑफ द 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन। 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन के अंतर्गत यह एक आता है। इट गवर्न्स ऑफ 6 यांग मेरिडियन। 6 जो यांग मेरिडियन होते हैं उन सबको यह गवर्न करता है। अब पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसमें है GB1, सबसे पहला पॉइंट है द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज लॉन्ग स्ट्रेंथ। लॉन्ग स्ट्रेंथ के नाम से इसको जाना जाता है। दिस इज लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन विथ कंसेप्शनल वेसल्स मेरिडियन, किडनी एंड गॉल ब्लैडर। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट है कि गवर्निंग वेसल CV में, किडनी में और गॉल ब्लैडर मेरिडियन के बीच में लियो कनेक्शन का कनेक्टिंग पॉइंट का काम करता है। इस बिंदु का नाम शक्ति और वृद्धि है। शरीर में आगे की ऊर्जा कंसेप्शनल वेसल्स में अगर बढ़ जाती है, जिसे छाती और पेट में तनाव हो जाता है तो, और पीठ की ऊर्जा घट जाए, रोगी के कंधे और पीठ में दर्द हो, तन जाए और रोगी के सर में चक्कर आए तो इस बिंदु पर उपचार देंगे। तो अगर CV में एनर्जी बढ़ जाएगी तो इस बिंदु पर अगर GB1 में अगर हम ये करते हैं, ट्रीट करेंगे, तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट होने की वजह से उसकी एक्सेस ऊर्जा GB में चली आएगी और इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। फिर कंसेप्शनल वेसल मेरिडियन से गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन में ट्रांसफर होकर शरीर के आगे भाग तथा पीछे के भाग में ऊर्जा का संतुलन होकर यह बीमारी समाप्त हो जाएगी। और इसका पोजीशन हमें दिखाया गया है। हमारे लोअर पोर्शन में GB और CV का पोजीशन दिखाया गया है। एक बैक साइड से, फ्रंट साइड से शुरू होता है। फिर इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन। इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से जो इफेक्ट आता है वह है किडनी तथा लोअर बार्मर यानी नाभि से पांव तक यिन ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर GB1 को स्टिमुलेट करेंगे तो शरीर के आगे और पीछे की ऊर्जा को व्यवस्थित रखता है। डॉक्टर देवेंद्र बोरा ने अपनी पुस्तक में लिखा है जननेंद्रिय तथा मासिक धर्म से संबंधित रोगों में इस बिंदु पर रबर की बाल रखकर 10 मिनट तक बॉल सीटिंग करने से लाभ होता है। एज अ लोकल पॉइंट इट ट्रीट प्रोलैप्स ऑफ एनस। एनस के एरिया में ही यह GB1 होता है, इसलिए लोकल पॉइंट के रूप में हम ट्रीट करेंगे जब एनस के प्रोलैप्स का कंडीशन होगा उसमें। GB1 कैन बी यूज्ड टू अफेक्ट द टॉप पार्ट दैट इज द ब्रेन। GB1 टॉप ऑफ ब्रेन का जो होता है, टॉप पार्ट होता है ब्रेन, उसमें भी यूज करते हैं। इट इज यूज टू द ट्रीट हाइपोमेनिया एंड एजिटेशन में और हाइपोमेनिया में भी इसको हम यूज करते हैं। GB1 कैन यूज टू अफेक्ट द टॉप पार्ट दैट इज ब्रेन। सर ये डिजिटल पॉइंट की वजह से की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको, GB1 को। GB20 और 20 को टॉप GB1 और GB20 को हम डिजिटल पॉइंट के अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हैं, डिजिटल पॉइंट के अकॉर्डिंग। और इसका इंडिकेशन है बवासीर के उपचार का यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु पर मोक्षा करने से पाइल्स ठीक हो जाता है। कब्ज के केस में और मल के साथ रक्त निकले, पाइल्स की ही बात हुई। गुदा का बाहर निकल आना, पोतों में खुजली होना, कमर में दर्द जो जांघों तक फैल जाए, चक्कर आने के केस में, मिर्गी के केस में, ठंडा भोजन एवं पेय पदार्थ पसंद करे, ऐसे केस में GB1 को हम स्टिमुलेट करेंगे। ओपन एंड श्रंकन फॉर्टेनल ऑन इन्फेंट, शिशुओं का ब्रह्मरंध्र खुला या दबा रह जाता है, ऐसे केस में। ब्रह्मरंध्र सर ऊपर वाले पोर्शन में बोलते हैं ना, हेड में। हाँ, बच्चों का देखा ना, जहाँ पर पोला पोला होता है वहीं पर। हाँ बिल्कुल, जहाँ पोला होता है ना, शुरू में बहुत पोला होता है और बाद में ठीक हो जाता है वो, तो वही वाला उसी को ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। यस सर। कफ के साथ रक्त आना, पागलपन का सिचुएशन हो पुरुष एवं स्त्री जननेंद्रियों के रोग में। अधिक संगम करने से आई कमजोरी को ठीक करने का यह सर्वोत्तम बिंदु है। स्पाइन स्टिफ एंड स्ट्रेट, कैन नॉट इजिली बेंड, आसानी से बेंड नहीं हो। हेड हेवी एंड सेकिंग, मेरुदंड स्टिफ्ड हो, जकड़ी हुई हो और सीधी हो, झुक ना पाने के केस में, अगर सर भारी लगता है, हिलाने डुलाने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे में GB1 को हम ट्रीट करेंगे तो उसमें अच्छा इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास GB2। नेम ऑफ दिस पॉइंट इज ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट ऑफ लोअर बैक। लोअर बैक का ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट कहलाता है यह। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, यह ऊर्जा की कमी तथा ठंडक की अधिकता को लोअर वार्मर, नाभि से पांव तक, लोअर वार्मर तक ठीक करता है। ऊर्जा की अगर की डिफिशियंसी हो तो लोअर वार्मर में अगर ठंडक अधिक हो गई हो की डिफिशियंसी की वजह से, तो इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं। इट ट्रीट
इंटीरियर विंड को ट्रीट करता है। इट काम्स स्पाम्स एंड कलवंजन। इट स्ट्रेंथन द लोअर बैक को स्ट्रेंथन करता है। इंडिकेशन, पीठ तथा रानों में तनाव युक्त दर्द हो जिससे चलना फिरना मुश्किल हो जाए, ऐसे केस में पैरों में सुन्नपन हो, अनियमित मासिक धर्म हो, इन्फेक्शन के कारण आया ज्वर हो या पाइल्स का केस हो, कमर में न्यूरल्जिया का दर्द हो जो स्थान परिवर्तन करता हो, कमर का दर्द जो स्थान परिवर्तन करता हो के उपचार का यह सर्वोत्तम बिंदु है। पाइल्स के उपचार के लिए इस बिंदु पर हम मोक्षा करते हैं। दिस इज अ मेजर पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी के उपचार करते समय GB2 पर ऊपर की ओर देना चाहिए ताकि सेंसेशन ऊपर सर तक जा सके। सर इसका नहीं, GB2 पर ऊपर की ओर देना चाहिए। ऊपर मतलब अगर आप करें तो ऊपर की ओर एनर्जी बढ़ा दें तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप GB2 के बाद GB3 आ रहा तो GB3 में आप करते हैं और सब ऊर्जा जा रही है ऊपर की ओर। इसका तरीका हम बताइए, कोई क्या तरीका होगा इसका? GB2 में क्या रखते, GB3 में क्या रखते कि ऊर्जा बढ़ जाए? GB3 को टोन कर देंगे तो उससे ऊर्जा बढ़ जाएगी। हाँ, GB3 को टोन कर देंगे तो उधर की ऊर्जा चली जाएगी। अच्छा, फिर तीसरा है पॉइंट हमारे पास GB3। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज लंबर यांग गेट। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, लोअर वार्मर में नाभि से पांव तक ऊर्जा की कमी को यह ठीक करता है। इस स्ट्रेंथन लोअर बैक एंड लेग। इसका पोजीशन हमें इस पिक्चर में दिखाया गया है। GB1 जो हमारे एकदम कोसिक्स के एंड से शुरू होता है और ऊपर GB14 तक इसमें दिखाया गया है इन सारे पॉइंट को। 825 यांग, यह GB3 यांग को 25 करता है। इंडिकेशन, पैर में सुन्नपन अथवा लकवा हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम के लिए हमें 2-3 पॉइंट मिल रहे हैं। इससे पहले भी पैर के सुन्नपन अथवा लकवा के लिए पॉइंट मिले थे। और घुटना मोड़ने में अगर परेशानी होती हो, कोसिक्स में अगर दर्द होता हो, बहुत सारे लोगों में होता है कोसिक्स में दर्द बैठने पर होता है, ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन करने वाले वात दोष में, जननांगों की चोट, दर्द तथा सभी प्रकार के रोगों का उपचार का यह उत्तम बिंदु है। इस बिंदु पर मालिश करने से भी लाभ मिलता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर वीकनेस ऑफ लेग एंड एट्रोफी सिंड्रोम। अगर वीकनेस इन लेग के केस में, एट्रोफी सिंड्रोम के केस में जब वीकनेस होता है लेग में, ऐसे में इस पॉइंट पर को ट्रीट करते हैं। इट ट्रीट लोअर बैक एक ड्यू टू द किडनी यांग डिफिशियंसी। किडनी यांग डिफिशियंसी की वजह से लोअर बैक पेन होता है, इसमें भी इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। फिर 4th नंबर है GB4। इस बिंदु का नाम जन्मजात संरचनात्मक ऊर्जा या गेट ऑफ लाइफ है। तरह से अभी तक हमने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है GB के सारे पॉइंट, सबको अलग से नोमेनक्लेचर किया गया है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से किडनी तथा लीवर की ऊर्जा प्राप्त होती है तथा वात दोष ठीक होने लगते हैं। शरीर के द्रव्य तथा ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर सुचारू रूप से होने लगता है। जननांगों, मस्तिष्क तथा कमजोरी के उपचार का यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। माताएं अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, स्तनपान कराते समय शिशुओं को इसी स्थान पर हाथ फिराकर शिशु को ऊर्जा देती है। GB4 के पोजीशन में ही हाथ सहलाकर उन बच्चों को, शिशुओं को ऊर्जा देती है। कमजोरी के लिए एलोपैथिक में जनरल टॉनिक करते हैं। एलोपैथी में इसको जनरल टॉनिक देते हैं। उसी के लिए एक्यूपेंचर में चीन में इस बिंदु पर मालिश करते हैं। GB4 में जहां एलोपैथी में जनरल टॉनिक करते हैं, वहीं पर हमारे एक्यूप्रेशर में इस बिंदु पर मसाज करते हैं। 825 किडनी यांग नरिश ओरिजिनल की बेनिफिट्स एसेंस एंड वार्म द गेट ऑफ विटिलिटी। तो यह किडनी यांग को 25 करता है, नरिश करता है, ओरिजिनल की को 25 करता है, बढ़ाता है, किडनी एसेंस को बढ़ाता है, वार्म करता है, और गेट ऑफ विटिलिटी को भी यह नरिश करता है। इट एक्सपेल कोल्ड को यह बाहर करता है। इंडिकेशन होता है अनिद्रा, अगर अनिद्रा का केस हो तो ऐसे में इस बिंदु को हम ट्रीट कर सकते हैं। पुराना बवासीर हो, कमजोरी का केस हो, कमर दर्द जो पेट तक जाए, पेट से होते हुए जांघों तक चला जाए, या पेट में गुड़गुड़ाने की आवाज आए, पतले दस्त हो जाए, या मिर्गी का केस हो, ऐसे केस में भी इसको हम ट्रीट करते हैं। सर का हिलाना, कान का बहरापन तथा कान में आवाजें आना,
भय से अकरण हो जाना या मुंह अगर खुला रह जाए, भय से अगर मुंह खुला रह जाए, सर में भयंकर दर्द हो जाए, बिना पसीने के उच्च ज्वर जिसमें रोगी को लगे कि आग पर सोया हुआ हो, बिना पसीने के हाई जब फीवर हो जाए, ऐसे केस में किडनी की ऊर्जा में की कमी में आया ज्वर, जब किडनी की ऊर्जा में कमी आ जाएगी, ऐसे में अगर फीवर हुआ, तो इस केस में जब व्यक्ति अति शारीरिक तथा मानसिक कमजोरी अनुभव करे तो इस बिंदु पर हमें मालिश देना चाहिए। जब शिशु को मस्तिष्क ज्वर मेनिंजाइटिस का तीव्र दौरा पड़े तो डॉक्टर के आने से पहले फर्स्ट एड के तौर पर इस बिंदु पर हम जोर जोर से मालिश कर सकते हैं। GB4 यांग डिफिशियंसी से आई इंटीरियर कोल्ड को बाहर निकालने का खास बिंदु है। यह इंटीरियर कोल्ड शरीर से अलग अलग स्थानों में, शरीर के अलग स्थानों में हो सकता है, या कोल्डनेस, जब कोल्डनेस स्प्लीन में होती है तो क्रॉनिक डायरिया हो जाता है। स्प्लीन को पता है ठंडक नहीं पसंद है, ऐसे केस में जब स्प्लीन में कोल्डनेस हो जाती है तो क्रॉनिक डायरिया का वो रूप ले लेता है। ऐसे केस में कोल्डनेस यूरिनरी ब्लैडर में अगर होता है, बहुत अधिक मात्रा में पेशाब होने लगता है, इस कंडीशन में जब पेशाब रोगी रोक ना पाए और कभी कभी बेड वेटिंग भी अगर हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में, या जब कोल्डनेस इंटेस्टाइन में होने की वजह से पेट दर्द हो, यूट्रस में दर्द हो, बांझपन हो या मासिक धर्म के समय काफी दर्द होता हो, ये सारी चीजें कोल्डनेस की वजह से होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम GB4 पर उपचार करेंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। तो सर आज यहीं तक रहने दें। हाँ ठीक है। तो GB4 और GB हम लोग पढ़ा, GB4 तक पढ़ा, GB4, GB5, GB5.5, ये सब हमारे ओरिजिनल की के पॉइंट्स हैं। तो हम लोगों को यही बताया गया कि ओरिजिनल की के पॉइंट्स को अगर आप करेंगे तो बहुत सी क्रॉनिक डिजीज पर्टेनिंग टू किडनी भी ठीक होगी। ये बहुत बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, हम लोग ध्यान देना चाहिए और हम लोगों को पढ़ाई करके और सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा अपने को ब्रेन को फैलाना चाहिए, ताकि अभी एक पॉइंट है तो चाइनीज भी याद आ जाए, डॉक्टर बाल भी याद आ जाए, प्रोफेसर पार्क भी याद आ जाए, आयुर्वेदिक प्रेशर याद आ जाए। तो यही है, अभी तो ज्ञान हमारा ट्रांसफर होगा। और खेमकर सर भी यही चाहते थे, उनका यही सिद्धांत है, मोटो यही है, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग भी 2 मिनट थैंक यू।